स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। सीक्रेट ऑफ द सरस्वती रिवर। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, कहते हैं इतिहास रोज नहीं लिखे जाते, लेकिन इतिहास किसी भी कहानी का वो हिस्सा होता है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए उसे समय के साथ सहेजना जरूरी होता है। भारत के समृद्ध इतिहास की खोज में आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी नदी की तलाश में जो कभी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग हुआ करती थी। जिस नदी किनारे विश्व के सबसे प्राचीन वेदों की रचना की गई, जिस नदी के किनारे महाभारत का युद्ध लड़ा गया, जिस नदी ने एक सभ्यता को जन्म दिया जो गंगा और यमुना से अधिक पवित्र थी, लेकिन जिस नदी के इतिहास में इतने निशान मिलते हैं, आज उस नदी का नामो निशान नहीं है। वो धरती से ऐसे कैसे गायब हो गई? हालांकि लोगों का ऐसा मानना है कि वो आज भी धरती के नीचे गुप्त रूप में बह रही है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम किस नदी की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सरस्वती नदी की। सरस्वती नदी भारतीय सभ्यता की जननी है। ये आज भी करोड़ों भारतीयों की आस्था का प्रतीक है। प्राचीन भारतीय सभ्यता के क्षेत्र में सरस्वती नदी एक रहस्यमय स्थान रखती है। विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक सरस्वती नदी के तट पर बसी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या हिंदू सरस्वती सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि जिस सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाती है वो ज्यादातर सरस्वती नदी के तटों पर बसी थी, न कि सिर्फ सिंधु नदी के तटों पर। सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास सिंधु और सरस्वती यानी आज की घग्गर नदी के किनारे हुआ। आज भी माना जाता है कि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, इसीलिए इसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। हालांकि पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक ग्रंथों में अपनी प्रमुख स्थिति के बावजूद सरस्वती नदी सदियों से मायावी बनी हुई है और इसके रहस्य से मोहित लोगों के दिल और दिमाग में अपने अस्तित्व के केवल निशान छोड़ गई है। एक सदी से भी अधिक समय से इतिहासकार और वैज्ञानिक भारत में पौराणिक सरस्वती नदी के निशान खोज रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम सरस्वती नदी के उस अस्तित्व के बारे में बात करेंगे जिस पर आज भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। आखिर सरस्वती नदी को लेकर हमारा इतिहास, पुरातत्व और साइंटिफिक साक्ष्य क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे पौराणिक तथ्यों की। डिस्कवरी ऑफ सरस्वती एंड मिथोलॉजिकल एविडेंस। दोस्तों, आज भले ही सरस्वती नदी विलुप्त हो गई हो, लेकिन प्राचीन वेद पुराण इस नदी के अस्तित्व और धरती पर इसके होने के साक्ष्य देते हैं। पहली बार सरस्वती नदी का जिक्र प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। हमें ऋग्वेद में सरस्वती का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग धरती पर सरस्वती जैसी कोई दूसरी नदी नहीं है। ये एक ऐसी नदी है जिसने एक सभ्यता को जन्म दिया है, और जिस प्रकार माता सरस्वती देवी को ज्ञान की जननी कहा जाता है, वैसे ही इनके इस नदी रूप के किनारे बैठकर ऋग्वेद की ऋचाओं को लिखा गया था। सरस्वती नदी ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों यानी सिंधु, सुतुद्री यानी सतलुज, वितस्ता यानी झेलम, विपासा यानी ब्यास, अस्किनी यानी चिनाब और परुष्णी यानी रावी नदियों का हिस्सा है। वेदों में सरस्वती का वर्णन भिन्न भिन्न है। ऋग्वेद में सरस्वती को अन्नवती, नदीतमा और उदकवती के रूप में वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में नादिस्तुति भजन में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व में और सतलज के पश्चिम में बहती हुई बताया गया है, जबकि दूसरे में इसे समुद्र में मिलने वाली एक नदी के रूप में बताया गया है। नादिस्तुति सूक्त में सरस्वती नदी को पूर्णिमा और सर्वोच्च देवी के रूप में वर्णित किया गया है। 800 ईसा पूर्व नदी को नदी माता सरस्वती के रूप में रिफर किया जाना बंद कर दिया गया और इसके बजाय इसे विनाशना सरस्वती कहा जाने लगा, यानी एक ऐसी नदी जो अब स्वर्ग को धारण करने में सक्षम नहीं है और जिसकी वजह से वो भूमिगत यानी जमीन के अंदर चली गई है। उत्तर वैदिक काल में एक अलग इकाई के रूप में विकसित हुई देवी सरस्वती के कई रेफरेंस मिलते हैं। महाभारत में भी सरस्वती नदी का उल्लेख है। महाभारत में सरस्वती नदी के प्लक्षवती नदी, वेद स्मृति, वेदवती आदि कई नामों से उपाधि दी गई है। साथ ही इस बात का भी जिक्र किया गया है कि बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी से की थी और लड़ाई के बाद यादवों के पार्थिव अवशेषों को भी सरस्वती नदी में प्रवाहित किया गया था, यानी कि तब सरस्वती नदी से यात्राएं भी की जा रही थीं। सरस्वती को एक शक्तिशाली नदी के रूप में भी वर्णित किया गया है जो शक्तिशाली बाढ़ लाती थी। उत्तर वैदिक ग्रंथों जैसे तांडव ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण में सरस्वती नदी को मरुस्थल में जाकर सूखते हुए बताया गया है और जिस स्थान पर मरुस्थल में ये सूखती है या गायब होती है उस स्थान को विनाशन और उपमज्जना का नाम दिया गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार
कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम से 4 किलोमीटर आगे माणा में सरस्वती के तट पर वेद व्यास महाभारत की रचना कर रहे थे। उस वक्त सरस्वती के बहाव के शोर के कारण गणेश व्यास को ठीक से सुन नहीं पा रहे थे। इससे क्रोधित होकर व्यास ने सरस्वती नदी को श्राप दिया और वो धरती में ही समा गई। दोस्तों, सरस्वती नदी का अस्तित्व भौतिक क्षेत्र से परे आध्यात्मिक दुनिया तक जाता है और माना जाता है कि त्रिवेणी संगम का निर्माण पवित्र भारतीय नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम से हुआ था। लेकिन प्रश्न भी यहीं से उठता है कि इस महान नदी का क्या हुआ? इतनी बड़ी नदी बिना किसी निशान के कैसे लुप्त हो गई? आइए जानते हैं इसके कुछ ऐतिहासिक साक्ष्यों के बारे में। डिस्कवरी एंड हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ सरस्वती। दोस्तों, अगर हम 19th सेंचुरी तक देखें तो हम पाएंगे कि इतिहासकार सरस्वती नदी को मिथिकल रिवर ही बोलते थे। 1874 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लॉस्ट रिवर ऑफ थार डेजर्ट के नाम से एक रिपोर्ट रिलीज की और जिसके बाद शुरू हुई सरस्वती नदी की खोज। हिस्टोरियन ने इस नदी की खोज में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। रोमिला थापर और इरफान हबीब जैसे कई इतिहासकार ये मानते थे कि सरस्वती एक एब्स्ट्रैक्ट और मिथिकल रिवर गॉडेस है और सरस्वती नदी तो 4500 बीसी में ही लुप्त होना शुरू हो गई थी। उनका यह भी कहना था कि ऋग्वेद के अनुसार सेंट्रल एशिया से आर्य भारत में 2000 से 1500 के आसपास आए थे, तो इस सरस्वती का उल्लेख ऋग्वेद में मिल ही नहीं सकता। रोमिला थापर कहती हैं कि पौराणिक कथाओं में एक ही नदी के कई नाम होते थे, जैसे अलकनंदा की कई सहायक नदियां राजस्थान में अरावली से बहती हैं। आगे चलकर एस्ट्रोनॉमर राजेश कोचर ने भी साल 2000 में पेपर पब्लिश करके कहा कि सरस्वती हेलमांड रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जो कि अफगानिस्तान में पड़ती है, जहां उनका कहना है कि इस ट्रिब्यूटरी का नाम पहले हेरावती था, लेकिन जैसे कि पर्शियन लैंग्वेज में ह और स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, जैसे कि सिंधु का हिंदू हो जाता है, वैसे ही हरावती का सरस्वती हो गया। लेकिन ये सभी मिथक उस समय गलत साबित हुए जब साइंटिफिक रिसर्च शुरू हुई और धीरे धीरे इतिहासकारों ने भी इस मिथ वाली स्टोरी को मानने से इनकार कर दिया और इंडोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस ने सरस्वती को घग्गर हकरा नदी प्रणाली के हिस्से के रूप में पहचानना शुरू किया, जो पहले उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के मध्य से यमुना और सतलुज के बीच बहती थी। नवीनतम शोध से पता चला है कि घग्गर हकरा नदी चैनल सतलज नदी का एक पेलियो चैनल रहा होगा, जो सिंधु के डेल्टा चैनल नारा नदी में बहता था। लगभग 10,000 से 8,000 साल पहले सतलज ने अपना मार्ग बदल दिया, जिससे घग्गर हकरा एक वर्षा आधारित नदी प्रणाली में बदल गई। इस निष्कर्ष को रिसर्चर्स ने चुनौती दी है कि सरस्वती घग्गर सिस्टम का हिस्सा थी। वो दावा करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के समाप्त होने से पहले ही घग्गर हकरा नदी प्रणाली सूख गई थी। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता 4000 साल पहले समाप्त हो गई थी, क्योंकि मानसून में बदलाव के कारण हाकरा सूख गया था। ये उत्तर पश्चिमी भारत में वैदिक संस्कृति के आने से पहले की बात है। 21वीं सदी में जब कुछ विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ा, तब घग्गर हकरा प्रणाली की सरस्वती के साथ पहचान को एक नया महत्व मिला। इन विद्वानों ने ऋग्वेद की पूर्व काल निर्धारण और सिंधु घाटी सभ्यता का नाम बदलकर सिंधु सरस्वती या सिंधु सरस्वती सभ्यता रखने का सुझाव दिया है। इतिहासकारों ने तर्क देना शुरू किया कि हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन का मैप देखना चाहिए, जैसे कि मोहिंजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कालीबंगा भी तो किसी न किसी नदी के किनारे ही बसा होगा। वहीं धौलावीरा में तो बहुत सारे कुओं के प्रमाण भी मिलते हैं, लेकिन कालीबंगा में कुएं नहीं मिले हैं, इसलिए वहां ऐसी कोई नदी जरूर बहती होगी जिससे लोग पानी लेते होंगे। वैज्ञानिक अब ये कह रहे हैं कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता के निर्माण में सरस्वती नदी सभ्यता ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। हालांकि ये बातें विक्टोरियन काल के विद्वान C.F. ओल्डम ने पहले ही कह दी थी। उन्होंने उत्तर पश्चिमी जलौड़ मैदानों में एक शक्तिशाली हिमालयी नदी की उपस्थिति के अध्ययन का बीड़ा उठाया, जो ड्रेनेज एडजस्टमेंट के कारण सूख गई थी। उन्होंने अनजाने में वेदों को जियोलॉजी से जोड़ने का प्रयास किया। तब से कई भूवैज्ञानिकों द्वारा पेलियो ड्रेनेज के बाद के साइंस पर काम किया गया है। साल 2007-2008 में हितेश चौधरी ने क्वार्टरनरी ड्रेनेज एडजस्टमेंट के टेक्टोनिक सिग्नेचर रिकॉर्ड किए, जिसके परिणाम स्वरूप प्रमुख नदियां कई छोटी छोटी धाराओं में बदल गईं। साउंड हाइड्रोजियोमॉर्फिक एनालिसिस पर आधारित साक्ष्यों के साथ सरस्वती को हिमालयी हिम नदी मूल की एक बड़ी पेलियो रिवर कहा गया है। 2009 में S.K. टंडन और H.S. सैनी ने क्षेत्र की उपसतह तलछटी आर्किटेक्चर को वर्तमान जल निकासी की तुलना में बहुत बड़े रिवर चैनल्स के नेटवर्क के रूप में दिखाया।
डिस्कवरी एंड साइंटिफिक एविडेंस ऑफ सरस्वती। दोस्तों, सरस्वती नदी की खोज में एक नया मोड़ उस वक्त आया जब सैटेलाइट इमेजरी की मदद से पेलियो चैनल पर रिसर्च शुरू हुई। बता दें कि पेलियो चैनल एक साइंटिफिक वर्ड है। आम भाषा में हम इसे रिवर के फुटप्रिंट के रूप में समझ सकते हैं। यानी जब कोई नदी चली जाती है या सूख जाती है तो अपने पीछे जो निशान छोड़ती है उसे पेलियो चैनल कहते हैं। इन पेलियो चैनल पर जब इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो सहित कई इंस्टीट्यूशंस द्वारा कई रिसर्च की गई तो सैटेलाइट इमेजरी से पता लगा कि राजस्थान में थार रेगिस्तान की रेत के नीचे सरस्वती नदी के छिपे हुए मार्ग हैं। अपनी इसी रिसर्च के आधार पर इसरो ने सरस्वती नदी का मैप तैयार किया। मैप में दिखाया गया कि सरस्वती नदी 4 से 10 किलोमीटर चौड़ी है, जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरात के कच्छ तक जाती है। इसरो से प्राप्त सैटेलाइट इमेजरी साबित करती है कि लुप्त नदी के पेलियोलिथिक चैनल अभी भी जमीन के नीचे मौजूद हैं। इसके बाद 2014 में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर और इसरो के साइंटिस्ट्स ने एक डिटेल रिसर्च में बताया कि एक रिवर है जो सतलज और यमुना के बीच में बहती थी, बल्कि धृष्टावती, व्यास, छोटन, घग्गर और मारकंड जैसी ही वो भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके अलावा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी द्वारा भी नॉर्थ वेस्टर्न एलुवियल प्लेन्स में एक पेलियो चैनल के अस्तित्व का पता लगाने के लिए जियोलॉजिकल स्टडीज की गई, जिसमें कहा गया कि वहां एक सूखी नदी के अवशेष हैं जो या तो यंगर सेडिमेंट से भर गए हैं या कहीं दबे हुए हैं। आगे जब आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर्स ने पेलियो चैनल को और डेप्थ में स्टडी किया तो यहां पर ग्रे माइका मिला है। ये पेलियो चैनल किसी हिमालयन रिवर से काफी सिमिलर है। इन्होंने इस जगह पर कार्बन डेटिंग भी की। बता दें कि कार्बन डेटिंग का मतलब होता है कि रॉक्स के अंदर रेडियो एक्टिव कार्बन और पोटेशियम को देखकर ये पता चलता है कि ये रॉक आखिर कहां से आई और इनका ओरिजिन कितना पुराना है। और इस रिसर्च में ये पता चला कि भारत में घग्गर और पाकिस्तान में हकरा नदियों के बीच का जो चैनल है, यानी घग्गर हकरा चैनल, वो आज के टाइम पर सूख गया है। मगर एक टाइम पर यहां पर नदी बहा करती थी और यही सरस्वती रिवर थी। इसके आसपास भी हड़प्पा सिविलाइजेशन के कई सारे साइट्स जैसे ढोलावीरा स्थित थे। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर ये नदी गायब कैसे हो गई। आइए जानते हैं इसके लुप्त होने के कारण। रीजंस फॉर डिसअपीयरेंस ऑफ सरस्वती रिवर। दोस्तों, वैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन होने के पीछे क्लाइमेट चेंज एक बड़ा रीजन माना जाता है, लेकिन साइंटिस्ट्स कहते हैं इस रिवर का सूख जाना उनके डिक्लाइन का एक बहुत बड़ा रीजन बना। और इसी चीज को आगे चलकर ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट एंड सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की बोरवेल डिगिंग में प्रूव किया गया। यहां पर पेलियो चैनल के ऊपर यानी जैसलमेर और इंडो पाक बॉर्डर के बीच 14 बोरवेल खोदे गए थे। इस खुदाई में पता चला कि पेलियो चैनल से जितना दूर जाएंगे वाटर सेलाइन होता जाता है और पेलियो चैनल के पास फ्रेश ग्राउंड वाटर मिलता है। सरस्वती नदी के मार्ग पर ट्यूबवेल से ट्रीटियम और C14 के आइसोट्रॉपिक स्टडी से बार्क ने यह भी पता लगाया कि ये हिमालय वाटर है जो कि 18,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। जैसलमेर में ऐसा हिमालय वाटर कहां से आया, ये सोचने को मजबूर करता है कि यहां पर डेफिनेटली एक रिवर फ्लो करती थी। लेकिन अगर इतनी बड़ी रिवर एग्जिस्ट करती थी तो अचानक वो कहां चली गई। साइंटिस्ट्स की इसमें भी कुछ थियरीज हैं, जिसमें पहली थियरी है टेक्टोनिक शिफ्टिंग। देखिए, धरती के अंदर मौजूद अर्थ क्रस्ट की टेक्टोनिक प्लेट हमेशा शिफ्ट होती रहती है और इसी शिफ्टिंग की वजह से इस धरती पर अलग अलग लैंडफॉर्म्स बने हैं, जिनमें से हिमालयन रेंजेस का ओरिजिन भी शामिल है। ऐसे में माना जाता है कि इसी टेक्टोनिक शिफ्ट की वजह से दिल्ली और हरिद्वार के बीच एक रिज डेवलप हुई, जिसकी वजह से सतलज वेस्टवर्ड शिफ्ट होने लगी और यमुना ईस्टवर्ड शिफ्ट होने लगी। और इसी शिफ्ट की वजह से सरस्वती रिवर को जो वाटर हिमालयन रेंजेस से मिलता था वो कट ऑफ हो गया और धीरे धीरे इसकी डेथ होती गई। बता दें कि साल 1884 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक ऑफिसर रिचर्ड डिक्सन ओल्डम ने सुझाव दिया था कि जियोलॉजिकल चेंजेस और टेक्टोनिक्स हलचल सरस्वती के मार्ग बदलने और अंततः सूखने के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने कहा था कि सतलज और यमुना घग्गर हकरा की सहायक नदियां थीं। जियोलॉजिकल चेंजेस ने सतलज को सिंधु की ओर और यमुना को गंगा की ओर मोड़ दिया। परिणाम स्वरूप सरस्वती के पास अब अरब सागर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त पानी नहीं था और ये थार रेगिस्तान में सूख गई, जो राजस्थान से लेकर हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्सों और गुजरात में कच्छ के रण तक फैला हुआ था। इसी तरह सरस्वती रिवर के यूं खो जाने के पीछे दूसरा रीजन माना जाता है क्लाइमेट चेंज।
आईआईटी खड़गपुर की स्टडी ये क्लेम करती है कि पिछली शताब्दी में इस क्षेत्र में रेन पैटर्न में काफी ज्यादा तेजी से चेंजेस हुए और जिसकी वजह से ये क्षेत्र सूखने लगा। इसकी वजह से ही जो सरस्वती रिवर की स्ट्रीम थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई, जिसकी वजह से ये नदी भी सूखती चली गई। कुछ स्टडीज इस रिवर के सूखने के पीछे भूकंप या किसी बड़ी नेचुरल डिजास्टर की तरफ भी इशारा करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ साइंटिफिक स्टडीज एक बात को कंक्लूड करती हैं कि यहां पर एक हिमालयन रिवर एग्जिस्ट जरूर करती थी। आगे चलकर 2015 में राजस्थान सरकार ने राज्य में सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के अलावा इंट्रा बेसिन नदी वाटर ट्रांसफर सहित नदी बेसिन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गौर करने के लिए राजस्थान नदी बेसिन एंड वाटर रिसोर्सेज प्लानिंग अथॉरिटी को बिल्ड किया। इसके साथ ही हरियाणा की सरकार कहती है कि अब इस रिवर के रिवाइवल का टाइम आ गया है, जिसके बाद हरियाणा हिमाचल के बीच में आदि बद्रीनाथ की जगह पर एक डैम बनेगा। हरियाणा और हिमाचल सरकार ने इसके लिए एमओयू भी साइन कर लिया है और 2022 में डिसाइड हुआ कि इस डैम को 32 हेक्टेयर लैंड पर 250 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। ये डैम 100 मीटर वाइड और 20 मीटर हाई होगा, जो सोम रिवर पर बनेगा। इसमें एक साथ 224 हेक्टेयर मीटर पानी भरेगा। इसके थ्रू सरस्वती को रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी। वहीं साल 2021 में हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी को स्कूल एंड यूनिवर्सिटी करिकुलम के हिस्से के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया। कंक्लूजन। दोस्तों, हमारी सरकारें रिवर को रिवाइव कर पाएंगी या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सरस्वती रिवर अब कोई मिथक नहीं है, बल्कि आज भी ये प्राचीन भारतीय सभ्यता की सामूहिक स्मृति में गहराई से अंतर्निहित है। मिथ, हिस्ट्री, हाइड्रोलॉजी और जियोलॉजी के संगम ने इस मिस्टीरियस वाटरवे के अस्तित्व और महत्व में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है। जैसे जैसे रिसर्च, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और रिवाइवल के प्रयास जारी हैं, लुप्त हो चुकी सरस्वती नदी अभी भी अपने और अधिक रहस्यों को उजागर कर सकती है, जो हमें एक प्राचीन और पवित्र जीवन रेखा के रहस्यों को जानने के लिए आमंत्रित कर रही है, जो कभी भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य से होकर बहती थी। दोस्तों, इतिहास हमारी कहानी का यादगार हिस्सा है, जिसे चाहकर भी कभी मिटा नहीं सकते। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन तथ्यों का पता लगाएं और उन्हें उजागर करें जिन्होंने हमारे राष्ट्र को आकार दिया। समय के गलियारे में गहराई से उतरें और उस सच्चाई का गवाह बने जिसे मिटाया नहीं जा सकता। दोस्तों, इसी के साथ हम अपने इस डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन इस टॉपिक के यूपीएससी मेंस से रेलेवेंस को देखते हुए हम आपके लिए एक प्रश्न छोड़कर जा रहे हैं, जिसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। What are the main factors that led to the decline of the Indus Valley civilization? Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।